गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसमें कार्बन है उसके यौगिक, इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में अपने हो गए थे कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन की गुणधर्म अपने पढ़ लिए थे। इसमें पहले गुणधर्म था संकलन। संकलन मतलब कार्बन श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं या अन्य परमाणु के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें श्रृंखला सीधी श्रृंखला थी, उसके बाद में शाखीय श्रृंखला थी मतलब शाखा के रूप में, और उसके बाद में अपने ये भी पढ़ा था कि कार्बन की जो श्रृंखला बनती है वो वलय के रूप में भी बन सकती है। अब दूसरा कार्बन का अपने गुणधर्म पढ़ा वो था चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब होता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब संयोजकता 4 होने का मतलब अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया कि संयोजकता 4 होने का मतलब ये होता है कि एक कार्बन 4 अन्य परमाणु या 4 अन्य कार्बन के साथ बंध बनाता है। ये होती है इसकी चतुसंयोजकता। फिर अपने लास्ट तीसरा गुणधर्म कार्बन का पढ़ा था वो था कार्बन का छोटा आकार, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसका आकार छोटा होता है। अब इसका आकार छोटे होने का फायदा ये होता है कि ये स्थायी यौगिक का निर्माण करता है छोटे आकार का। तो यहाँ तक अपने लास्ट लेक्चर में हो गया था। जिसने लास्ट लेक्चर में देखा पहले वो लेक्चर देखिएगा, फिर इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था ना, इसमें से भी अपने बहुत इजी बने थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो, पहले वो देख लेते हैं। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन बना था कि आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का क्या नाम है। तो अपने पिछले लेक्चर में आराम से पढ़ा था कि हीरा अब तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। और दूसरा आया था कि मीथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करना, मतलब मीथेन या मेथेन दोनों एक ही बात है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करता। तो देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में ये अपने कहाँ पढ़ा था, फिर आगे शुरू करते हैं। तो देखो, कार्बन के 3 अपरूप पढ़े थे। इसमें सबसे पहले था हीरा, दूसरा नंबर था ग्रेफाइट, तीसरे नंबर का था फ्लोरीन या फ्लोरीन। इसमें जो सबसे पहला पढ़ा था हीरा यानी डायमंड। इसमें अपने जो अब इसके हीरे के गुणधर्म लिखे थे ना, उसके हीरे के गुण में देखो कि हीरे के गुण में सबसे पहला गुण ये लिखा था कि हीरा अब तक के ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनाए। अब अगले इसी साल हीरा के अलावा ग्रेफाइट से बन जाए, या फिर हीरे का सेकंड गुणधर्म बन जाए कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुछ चालक होता है, जो भी दे। और या फिर कांच को काटने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, मतलब क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन अपने इन नोट्स में से, नोट्स के बाहर से नहीं बन सकता है। तो जो बनेगा अपने नोट्स के अंदर से बनेगा। तो पहला देखो, लास्ट ईयर क्वेश्चन एक तो यहाँ से बना था। दूसरा क्वेश्चन इसके कंटिन्यू आया था कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो अपने लास्ट लेक्चर में भी ये भी देखा था। अपने तो मीथेन के अलावा बहुत सारे देख लिए थे, मीथेन के अलावा बहुत बड़े बड़े देख लिए थे, लेकिन आया तो क्या था, बहुत इजी आया था, ये आ रहा था। मीथेन या मेथेन दोनों एक बात होती है, जिसका फॉर्मूला यानी यौगिक CH4 होता है। और इसमें संरचना कैसे बनती है ये लास्ट लेक्चर में अपने बहुत आसानी से समझा था। लास्ट लेक्चर में अपने ये छोड़ा था कि आप मीथेन का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, CH4 होता है, या एथेन का C2H8 होता है, ये कैसे याद करोगे। तो ये याद करवाने की जिम्मेदारी आज वाले लेक्चर की है। और अगर कुछ आज वाले लेक्चर में छूट जाए तो अगले लेक्चर में तो बिल्कुल 100% समझते हुए याद कर लेंगे, सारे के सारे, कुछ भी रटने वाली चीजें नहीं। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ आगे बड़े क्वेश्चन आए, क्योंकि 7 नंबर का चैप्टर है। लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन क्या है, अपने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर को मिक्स यानी कंबाइन करके बनाए हुए हैं, तो बाद में देखेंगे। तो अपन जब पहला लेक्चर इसका पार्ट 1 पढ़ा था ना, उसमें से 15-20 मिनट के लेक्चर में से ये 2 क्वेश्चन आ गए थे और बहुत ही ईजी आए थे अपने लेकर उनमें से ही। तो अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और फिर अपन पार्ट 3 में देखेंगे कि पार्ट 3 पढ़ते पढ़ते ही अपना क्या हो जाएगा, ये जितने भी क्वेश्चन आए वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और ये लास्ट ईयर का पेपर है। चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2, जहां से पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, उससे आगे शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपने देख लिए थे कार्बन के तीनों गुण संरचना की। फिर उसके बाद में अपने देख लिया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसे चतुसंयोजकता इसका सेकंड गुणधर्म था, और इसका थर्ड गुणधर्म था कार्बन का छोटा आकार। तो चलिए आज वाला स्टार्ट करते हैं। आज वाला है पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो जो भी अब यौगिक बनेगा उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा। तो यही परिभाषा है। तो परिभाषा किससे बनती है, परिभाषा हेडिंग से ही बनती है। तो अगर हेडिंग ध्यान से पढ़ी तो परिभाषा अपने आप बन गई। तो देखो क्या है, वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने,
हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब वे यौगिक या वे पदार्थ जो सिर्फ किससे बने, कार्बन और हाइड्रोजन से। उदाहरण क्या हो गया, CH4 या C2H8 या जितने भी है ना कार्बन और हाइड्रोजन से बने, वो सारे के सारे इस हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से आते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो संतृप्त में सिर्फ और सिर्फ एल्केन आएगा और असंतृप्त में दो आएगी, एल्किन और एल्काइन। अब ये एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है, ये अपन आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। वह कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। अबंध मतलब बंध। तो जितने भी कार्बन कार्बन परमाणु होगा, अगर वो एकल बंध से जुड़े हैं तो वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और उदाहरण कौन सा है, एल्केन। बता दिया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन आते हैं। अब देखो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन आता है ना, इसका सामान्य सूत्र कौन सा होगा, CnH2n+2। जहां पर n का मतलब क्या है, जहां पर n है कार्बन परमाणु की संख्या। अगर अब तुम कार्बन की जगह एक परमाणु देते हो कार्बन की, तो n की जगह एक रखते हो तो क्या होगा, C1 मतलब C, और H के आगे एक रखो तो 2 गुणा 1 2 + 2, तो क्या बन गया, CH4। और CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन। मेथेन किस श्रेणी का है, एल्केन का। ये तो किस में आता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, तो ऐसे बनेगा। अब अपन ने पढ़ा ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एल्केन है, तो देखते हैं एल्केन क्या होता है। अब एल्केन वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध या एकल आबंध से जुड़े होते हैं, वो एल्केन कहलाता है। एल्केन में एल्केन का क्या हो गया, एल्केन अपन को पता है कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और ही लिखा है जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में अगर एकल बंध है तो एल्केन कहलाएगा। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ये किसका सूत्र हो जाएगा, एल्केन का। अब जहां पर n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या पहले भी बता दिए थे। अब क्या n का मान रखते जाएंगे, और जैसे उसी प्रकार अपने आगे के यौगिक बनते जाएंगे। अब सबसे पहले लेते हैं कि n बराबर 1। n बराबर 1 रखा था, क्या होगा, n की जगह 1 रखो इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, C1S2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2, और प्लस का 2। तो अब क्या हो जाएगा, C1S 2 गुणा 1 2 और प्लस का 2, तो C1 और H4, तो क्या हो गया, CH4। और CH4 को अपन मेथेन कहेंगे। लेकिन याद कैसे रखेंगे, तो अब ये चीजें आपको इसमें देखो, ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि यदि आपको कार्बन परमाणु की संख्या 1 दिखे तो उसको बोलोगे मेथ, 2 दिखे तो उसको बोलोगे एथ, 3 दिखे कार्बन तो उसको बोलोगे प्रोप, 4 दिखे तो ब्यू, 5 दिखे तो पेंट, और 6 दिखे तो हेक्स, 7 दिखे तो हेप, 8 दिखे तो ऑक्ट। लेकिन आपको 6 तक तो याद करना है, क्योंकि 6 तक किताब में एनसीईआरटी में श्रृंखला बना के दिखाई हुई है। तो कम से कम ये 6 चीजें याद रखने की। कैसे याद रखो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यू, पेंट और हेक्स। तो इसी प्रकार श्रेणी, इसी प्रकार सीरीज में याद रखो कि कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 और 6, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यू, पेंट, एक्स। ये किस में काम आएगा, ये एल्केन सीरीज में काम आएगा, एल्किन सीरीज में काम आएगा, और एल्काइन सीरीज में भी काम आएगा। इसके आगे अपन एल्केन में तो क्या होता है, जिससे एन लगता है, एल्किन में इन लगता है, और एल्काइन में आइन लगता है। तो जैसे देखो एल्किन की बात करें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। अब एल्किन की बात करें तो क्या लगता है, इन लगता है, तो मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सेन। इसी प्रकार एल्काइन की बात करेंगे उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा आइन, तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। तो अपन को करना क्या है, यही करना है कि ये याद रखना, ये तीनों में कॉमन चीजें हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। अब इसी प्रकार अपन n का मान रखते जाएंगे। अब तो ये जैसे आपने याद कर लिया, फिर क्या याद करना पड़ेगा, एल्केन का सामान्य सूत्र याद करना पड़ेगा, एल्किन का सामान्य सूत्र याद करना पड़ेगा, और एल्काइन का याद करना पड़ेगा। इसमें भी ट्रिक है, जैसे एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, तो जैसे एल्किन आएगा तो पीछे वाला 2 हटा दो, फिर एल्काइन आएगा तो उसके अंदर अब पीछे -2 कर दो, प्लस कीजिएगा। तो ये अपन आराम से सीरीज वाइज याद करते रहेंगे, लेकिन ये तुम्हें याद करना है 1 से 6 तक। तो अब n के मान 1 रखा तो अपने क्या, CH4 मैथ, और जो अपना एल्केन सीरीज है ना, इसमें n बचता है पीछे वाला, तो मैथ के पीछे n लगा दो, क्या बन गया, मेथेन। तो CH4 का मतलब है मेथेन। अब n की जगह 2 रखो उस फॉर्मूले में, तो CnH2n+2 में 2 रखो, तो C2 और 2 गुणा 2 + 2, तो C2H6। तो 2 को अपन क्या बोलते हैं, एथ। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं ये एल्केन सीरीज, और एल्केन में पीछे क्या लगता है, n। तो इस अगर जहाँ C2 दिखे और S6 वाला दिखे, ये वाला CnH2n+2 वाले सीरीज में, तो इसको बोलोगे आप एथेन। क्योंकि ये +2 कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर देखो CN1 या 2, तो
C2H4 नहीं बना, C2H6 बना, तो मतलब प्लस 2 जुड़े हुए हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि एल्केन सीरीज में आपका एन एक्स्ट्रा लगता है, तो 2 के लिए एथ और एन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो एथेन ये बन गया। अब देखो ये तो आप अपने पिछले लेक्चर में अपने मेथेन और एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना ली थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नाम याद कर रहे हैं। अब जैसे आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, क्योंकि 2 पिछले लेक्चर में बना दी, सेम चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो वैसे तो लास्ट ईयर मेथेन का गया, तो इस बार एथेन या प्रोपेन तक आ सकता है, या फिर एथाइन या प्रोपाइन या इसी प्रकार एथेन या प्रोपेन इस प्रकार का आ सकता है। लेकिन अपन क्या इससे भी थोड़े आगे कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी साल पेपर टफ ही आए, तो टफ कितना भी टफ आए लेकिन अपने नोट्स से बाहर नहीं है, तो क्या करें अपन जो दूसरे पढ़े इससे थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश करें। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक एल्केन CnH2n+2 और इसके पीछे क्या लगता है, एन लगता है, कि इलेक्ट्रॉन बिंदु सस्ता बनाते हैं, देखते हैं। तो अब n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखोगे तो क्या होगा, C3H 2 गुणा 3 प्लस 2, तो C3H8। अब C3 को अपन क्या बोलते हैं, प्रोप, और जैसे ये C3H8 मतलब 3 का दुगुना करो 6 और प्लस 2 है, तो अपन को पता है कि एल्केन का है, और एल्केन में पीछे क्या लगता है, एन लगता है, तो प्रोप प्लस है प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन का सामान्य सूत्र कैसे लिखेंगे, पिछली बार बताया था, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3, और अपन बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें तीनों में क्या लगते हैं, जिसके पीछे एन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंद होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंद से जोड़ दिया। अब हरे कार्बन कितने बंद से जुड़ता है, 4 बंद से जुड़ता है। अब 4 बंद से जोड़े तो देखो, एक बंद ये हो गया और 3, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें 2 बंद ये हो गए, 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें क्या होगा, 1 तो बंद ये हो गए और 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब देख लो हाइड्रोजन कितने, 8 हो गए और कार्बन 3 हो गए, तो ये प्रोपेन की सामान्य संरचना होगी। अब इसकी प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने क्या करो, जितने भी ये बीच वाला बंद है, तो इसके बीच वाले में तो जो अपन क्या करते हैं, कार्बन के जो चारों ओर है उसको तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दर्शाते हैं, तो कार्बन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस से दर्शा दो। अब जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उसको अपन कौन सी संरचना बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसको उस इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिखो, तो हाइड्रोजन वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको बिंदु के रूप में लिख दो, सारे के सारे लिख दी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने और कार्बन के कितने करने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे, देखो कार्बन के 1 2 3 और 4 तो ये खुद के हो गए, 5वां 6वां 7वां ये 3 हाइड्रोजन से ले लिए 7, और एक कंपार्टर तो कहां से लेंगे, जो कार्बन का बंद जा रहा है वहीं से लेंगे, ऐसे नहीं कि इस हाइड्रोजन के पास से उठा लें या इस हाइड्रोजन के पास से, ऐसे नहीं उठा सकते, जो कार्बन जिस बंद से जुड़ा है इसके साथ से ही उठाएंगे, तो ये उठा लें। इसी प्रकार इसके भी 8 पूरे करें, इसी प्रकार लास्ट वाले के भी 8 पूरे करेंगे, और हाइड्रोजन के आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। इसी प्रकार ये किसकी बन गई, प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको कल भी बहुत बढ़िया ढंग से समझा जाता था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को, और आज भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लो। तो क्या करना है, यही करना है, जो बंद है उसको इलेक्ट्रॉन, एक बंद को 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ दो। तो अब कार्बन कार्बन के बीच वाला बंद है तो उसको तो क्या करो, क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ो, और ये भी कार्बन कार्बन के बीच का है तो क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ो। लेकिन जो हाइड्रोजन के पास वाला बंद है उसको बिंदु से तोड़ो, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं। तो कार्बन के चारों ओर को तो क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ो, और जो हाइड्रोजन के पास वाला वो बिंदु से तोड़ो, बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर क्या करना, फिर एक काम करना, इसको हरे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, कैसे भी करो, तो ये हो गया। अब n का मान 4 रखो, तो कार्बन परमाणु n का मतलब क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या 4 रखो, तो n का मान 4 रखा तो क्या बन गया, C4H10 बन गया। अब 4 दूनी 8, 8 से 2 ज्यादा, तो अपन को पता चल गया कि एल्केन वाला सीरीज है, एल्केन वाले सीरीज में पीछे क्या बनता है, n बनता है, और कार्बन 4 है तो उसको ब्यूट बोलते हैं, और पीछे n लगा दो तो क्या बन गया, ब्यूटेन। तो C4H10 को अपन बोलेंगे ब्यूटेन। और ब्यूटेन की सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, ब्यूटेन का सूत्र C4H10 हो गया, और इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, तो संरचना बनाएंगे, कार्बन कितने 4 है तो 4 कार्बन लिख देंगे सबसे पहले, 1 2 3 4, और ब्यूटेन लिखा तो n वाला है, n वाले में क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, 1 2 3 और 4 कार्बन लिख दो, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लिख दो। अब देखो हरे कार्बन परमाणु कितने बंध से जुड़ा होता है, 4 बंध से, तो अब इसके एक बंध तो ये हो गए और 3 और हाइड्रोजन लगा दो, इसके इस कार्बन के 2 बंध ये हो गए और 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसके 2 बंध ये हो गए, 2 हाइड्रोजन लगा लो, इसके एक बंध ये हो गए और 3 हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या होगा, सभी के बंध पूरे हो गए, और हाइड्रोजन की संख्या गिन लो कितनी, 10 होगी, और कार्बन की संख्या 4, तो ये होगी इसकी सामान्य संरचना। अब इसके बनाते हैं ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो क्या करना, ये बताया कि इस जो कार्बन के चारों ओर बंध है इसको तो तोड़ दो क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा सभी, और जो हाइड्रोजन के पास वाला बंध है उसको तोड़ो बिंदु इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो ये क्या है, कार्बन के चारों ओर वाले
बंद को दो क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ा है, और जो हाइड्रोजन के पास वाला है वो अपने तोड़ा है बिंदु इलेक्ट्रॉन द्वारा, क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये बना। फिर क्या करना, हर एक कार्बन को 8-8 इलेक्ट्रॉन देने तथा हर एक हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये हो गया अपना ब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आगे बढ़ते हैं n बराबर 5, मतलब n का मतलब क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या जब 5 हो। तो अब देखो फॉर्मूला वही अप्लाई करो, CnH2n+2, तो क्या बन गया C5H12। अब देखो 5 दूनी 10, 10 से भी 2 अधिक है, तो अपन को पता चलेगा क्या है कि n वाली सीरीज, n वाली मतलब एल्केन है, और एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अब 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंट, और C5H12 है, तो 5 दूनी 10 + 2, तो पीछे क्या लगाते, n लगाते, तो पेंट प्लस n मतलब पेंटेन। तो जब भी आपको सूत्र C5H12 देखो 5 दूनी 10, 10 से भी 2 अधिक है, उसके लिए n पीछे लगाओगे और 5 कार्बन है तो पेंट, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन सूत्र बन जाएगा। अब पेंटेन की सामान्य संरचना वही बनानी है, क्या करना, सबसे पहले 5 कार्बन लिखना है, और हर एक कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना, और सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड से इसको जोड़ना है, मतलब हर एक कार्बन के चारों 4 बॉन्ड बनाने कुल मिला के। फिर आता है n बराबर 6। n बराबर 6 का मतलब क्या हुआ कि कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो CnH2n+2 में n का मान 6 रख दो। 6 रखते ही आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, C6S14। तो आपका फॉर्मूला बना C6S14, मतलब कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 14। देखो 6 दूनी के तो 12, 12 से भी 2 ज्यादा है, तो पीछे क्या लगेगा, n लगेगा फिक्स है, और 6 कार्बन के लिए क्या लगते हैं, x, तो x + n, तो क्या बन गया C6S14। आपको दिखते ही xn बन जाएगा। तो xn का सूत्र क्या हो जाएगा, C6 और S14। क्यों होगा C6, क्योंकि x का मतलब होता है 6 कार्बन, और n का मतलब होता है कि 6 का डबल करो 12, उससे भी 2 जोड़ दो, सो C6S14। तो आपको कैसे भी पूछे, अगर कंसेप्ट याद है तो आप कैसे भी उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। अब xn की सामान्य संरचना बनाने क्या करोगे, वही जो अभी तक करते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन को लिख दो, लिख दिया। हेक्सेन, n पीछे n लग रहा है, तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में क्या करोगे, 14 हाइड्रोजन लगा दो। अब 14 हाइड्रोजन कैसे लगाना है कि हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड द्वारा जोड़ना है, तो अपने आप 14 हाइड्रोजन इसके चारों ओर लग जाएंगे। तो ये हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया, और इसकी सामान्य संरचना होगी। अब इसके बाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ हो जाता है आपका कंप्लीट। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने क्या पढ़ा, सबसे वो देख लो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसका उदाहरण देखा था कि एल्केन होता है, और इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जो जितने भी एक बंद है वो आपका, अगर कार्बन सारे कार्बन अगर सिंगल बंद से जुड़े हैं तो वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन है। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 को फॉलो करेगा, मतलब जितनी कार्बन की संख्या है उससे डबल हाइड्रोजन +2 होगा। तो ये ऐसे दिखते ही उसके पीछे n लगा देना, और C1 के लिए क्या वही लगाना, C1 कार्बन की संख्या होगी, तो क्या लगाना, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ऐसे देखना है। और उसके बीच में n तभी लगाओ जब कार्बन की संख्या से दुगने +2 आपके क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या हो। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा होने के बाद अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो 2 बंद हो गए या 3 बंद हो गए, तो द्वि मतलब 2 और त्रि मतलब 3, उसको अपन कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 चीज आती है, एल्किन और एल्काइन। अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ था एल्केन, उसका फॉर्मूला था CnH2n+2, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा एल्किन और एल्काइन। एल्किन का फॉर्मूला होगा CnH2n, सिर्फ इतना ही, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। अब देखो तो हर एक में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। एल्केन में तो था CnH2n+2, इसमें एल्किन में CnH2n, और एल्काइन में है CnH2n, इसमें से भी -2 कर दो, तो ये हर एक में 2-2 हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हो गए एल्किन और एल्काइन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं एल्किन। तो एल्किन क्या होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अपन को पता है कि एल्किन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में द्विअबंध का मतलब 2 बंध पाया जाता है, उसे एल्किन कहते हैं। तो एल्किन में अगर सीधी भाषा में बताएं तो देखो जितने भी कार्बन कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20 और 2-4 भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, बाकी वाले कार्बन एक बंध से जुड़ा होगा, लेकिन एक कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध पाया जाएगा, मतलब द्विबंध होगा, उसे अपन एल्किन कहेंगे। और उसको पहचानेंगे कैसे कि कार्बन की संख्या है उससे दुगुनी अगर हाइड्रोजन की संख्या देखी जाए तो किसका उदाहरण है, एल्किन का। और एल्किन में पीछे क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। चलिए देखते हैं। अब एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n हो गया,
और इसको अपन जितने जो भी चीजें मैथ है प्रोब्यूट इसके पीछे इन लगा देंगे अगर कार्बन की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन की संख्या देखें चाहे। तो अब n का मान 1 रखो। n का मान 1 रखने का मतलब ये होता है कि आपकी कार्बन परमाणु की संख्या 1 रखो, क्योंकि अपन को पता है n किसको शो करा, n शो करा आपका कार्बन परमाणु की संख्या। जैसे n का मान 1 रखा तो क्या बन गया C1H2 प्लस CH2। लेकिन CH2 इस प्रकृति में ये ऐसा मेथिन बन भी नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एल्किनो में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाया जाता है, जबकि तुम इसमें एक कार्बन है तो द्विबंध कैसे लगाओगे? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे बन सकता है कि मेथेन प्रकृति में मेथेन पॉसिबल है जबकि मेथिन पॉसिबल क्यों नहीं है? तो इसका कारण यह होगा कि मेथिन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्किनो में द्विबंध पाया जाता है, जबकि मेथिन में आपका एक परमाणु होगा तो फिर द्विबंध बन ही नहीं पाएगा। ये रीजन रखना है। अब देखते हैं अपन n बराबर 2 अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या जब 2 हो तो क्या होगा? वही CnH2n वाला फॉर्मूला है, n की जगह क्या रखो? 2 रखो तो C2 और H4। अब C2H4 बन गया तो C2H4 मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुनी है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये एल्कीन है और एल्कीन में अपन पीछे क्या लगते हैं? इन लगते हैं। अब कार्बन 2 है तो क्या होगा? मैथ के बाद एथ प्लस इन तो C2H4 का क्या नाम हो जाएगा? सामान्य नाम इसका एथीन हो जाएगा। और इसकी संरचना कैसे बनेगी? तो 2 कार्बन लिख दो और जो एथीन है तो एथीन के एक द्विबंध पाया जाता है तो एक द्विबंध बना दो। और अब पीछे हाइड्रोजन कितने? 4 है तो दोनों कार्बनों को 2 हाइड्रोजन दोगे तो अब कार्बन के कितने बंद हो गए? 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बंद। तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई, फुलफिल हो गई और इसका सामान्य संरचना भी बन गया। अब बनाते हैं अपन एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में अपन क्या करते हैं? जितने भी बंध होते हैं ना तो कार्बन के चारों ओर तो अपन लगाते हैं ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन है, 2 बंद है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं लिख दिए। इसी प्रकार इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस द्वारा लिख दिए। और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन अपन किससे लिखते हैं? बिंदु द्वारा। तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा लिख दो। अब क्या करना है? अपन को ये करना है कि हर एक कार्बन के अपन को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 तो इनके खुद के हो गए, 5वां ये, 6वां ये, 6 हो गए। फिर 7वां और 8वां इस कार्बन से लेके ये पूरा करेंगे। इसी प्रकार इसके भी अपन को 8 करना है, 8 कर दी। फिर हर एक हाइड्रोजन के अपन को 2 इलेक्ट्रॉन करना है। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी? एथीन की। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जो बंधे हैं उसको कार्बन के चारों ओर तो क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ो, हाइड्रोजन के पास है उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु से तोड़ो। अब आता है n बराबर 3। n बराबर 3 का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? एल्किन पढ़ रहे हैं। एल्किन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n। तो अब क्या रहो? n की जगह 3 रखो तो C3H6। अब देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुनी है। तो अपन को पता है एल्किन है और एल्किन के पीछे क्या लगता है? इन लगता है। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और पीछे इन लगाओ तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तो C3H6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोपीन। तो ये रखने की जगह जरूरत नहीं है। क्या करना? सबसे पहले अगर कार्बन की संख्या गिननी है, 1 को बोलेंगे मैथ, 2 को बोलेंगे एथ, 3 को प्रोप, इसी प्रकार 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को एक्स, 7 को है, इसी प्रकार। और अब पीछे क्या लगाना? तो अगर कार्बन की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन प्लस 2 हो तो n लगाएंगे। अगर कार्बन की संख्या से ठीक दुगुना हाइड्रोजन हो तो इन लगाएंगे। अगर कार्बन की संख्या से दुगुने से माइनस में 2 हो तो n लगाएंगे। ये चीजें करेंगे। अब प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन सामान्य संरचना बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाते हैं। तो सामान्य संरचना में क्या करना? सबसे पहले तो 3 कार्बन लिख दो, 1 2 3 कार्बन लिख दिया। फिर अपन ये करते हैं कि ये डबल कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन है तो एक डबल बॉन्ड लगेंगे। तो इसमें एक डबल बॉन्ड लिख दिया और बाकी वाले जितने भी बंद होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या पूर्ति करनी है तो 2 बंद हो गए और 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर पास में लग जाएगा, क्योंकि 2 बंद ये हो गए और 2 बंद ये, 4 हो जाएंगे। अब इसका देखो 1 बंद, ये 2 3 बंद हो गए, चौथा एक हाइड्रोजन से इसकी कार्बन के 4 बंद हो गए। इसी प्रकार इस कार्बन के बीच में एक बंद ये वाला, ये नीचे वाला बंद ये जो लिखा है ये तो ऐसे ही क्रॉस किया हुआ बंद, सिर्फ ये ऊपर वाला एक ही। तो एक बंद ये और 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इस कार्बन के भी कितने हो गए? 4 बंद हो गए। तो अब अपन ने एल्किन में ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक बंद ही द्विबंध करना है, ऐसे नहीं कि डबल 2 द्विबंध नहीं बनाना है। सिर्फ ये वाला भी द्विबंध है, ये इसके बीच वाला सिंगल बंद। अब इसकी प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने कैसे बनाएंगे? वो बहुत ही आसान है। जो कार्बन के बंद है उसको तो क्रॉस इलेक्ट्रॉन द्वारा तोड़ दो। अगर सिंगल बंद है तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये डबल बंद है तो दोनों कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये तोड़ दिया। और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को बिंदु से बना दो और फिर इसके हर एक को 8 कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन कर दो और हर एक कार्बन
हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन कर दो। तो ये हो गया। अब देखो n का मान 4, n का मान 4 क्या होगा, C4H8 बन रहा है। अब देखो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल है तो अपन को पता है एल्किन श्रेणी का ये यौगिक बन रहा है। अब एल्किन श्रेणी का बन रहा है तो क्या होता है, इसके पीछे इन लगता है और 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ब्यूट के पीछे इन लगाओ तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो C4H8 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और अब इसकी सामान्य संरचना क्या होती है, 4 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 कार्बन लिख दी। फिर इसमें क्या होना, अपन को पता है कि जो भी इन वाला है एल्किन, एल्किन में सिर्फ एक द्विबंध बनेगा, तो एक द्विबंध बना दो और बाकी सारे सिंगल बंध बना दो। और फिर हाइड्रोजन लिख दो। हाइड्रोजन कैसे लिखना है, हर एक कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, तो इसके एक बंध है और 3 हाइड्रोजन लगा दी, इसके एक और 2 बंध है तो कितने, 2 हाइड्रोजन लगा दी, इसके एक और 2 ये 3 बंद हो गए तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगाए, इसमें क्या है 1 और 2 बंद है तो फिर 2 हाइड्रोजन लगा दी। अब इसकी क्या बनानी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाने बताया था कि हर एक कार्बन के चारों ओर क्रॉस इलेक्ट्रॉन लगाने अपन को, और अगर सिंगल बंद है तो एक क्रॉस इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के एक एक, और डबल द्विबंध है तो क्या करना है, दोनों कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन क्रॉस द्वारा अपन को बनाने, और बाकी हाइड्रोजन वाला बिंदु से बनाना इलेक्ट्रॉन पता ही। और फिर क्या करना, हर एक कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी है। तो ये वाला जो पीछे सब में करते हैं। अब माना कि n बराबर 5 है, कार्बन परमाणु किसके 5 हो जाए तो क्या करना, तो फॉर्मूला बनेगा C5 और H10। अब C5 मतलब कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन की संख्या, तो इसका मतलब ये एल्किन सीरीज का यौगिक है, और एल्किन सीरीज का जो भी अणु या यौगिक है तो अपन को क्या करना होगा, तो ये इसके पीछे में इन लगेगा, और 5 को बोलते हैं पेंट, और पेंट के पीछे इन लगेगा, क्या बन गया C5H10 का रासायनिक नाम पेंटीन। और पेंटीन की सामान्य संरचना कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन लिख दिया। और अगर इन एल्किन सीरीज का है तो सिर्फ और सिर्फ एक द्विबंध बना दो, बाकी सारे सिंगल बंध। और हाइड्रोजन कैसे लगाने, ऐसे लगाना है कि कार्बन की संयोजकता को 4 करनी है, उस प्रकार से हाइड्रोजन लगा दो। अब अगर आपके कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो क्या करेंगे, n बराबर 6, n बराबर 6 आपका कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो क्या करना, वही n की जगह 6 रख दो, तो C6H12, C6H12 का मतलब क्या हो गया, ये बन गया आप कार्बन संख्या से डबल हाइड्रोजन, तो मतलब एल्किन, एल्किन में इन लगाना, 6 को x बोलेंगे और पीछे इन लगाते ही हेक्सिन बन जाएगा, तो C6H12 का रासायनिक नाम हो जाएगा हेक्सिन। और हेक्सिन की सामान्य संरचना क्या हो जाएगी, 6 सबसे पहले कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें बाकी सारे सिंगल बंध, और एल्किन है, एल्किन मतलब हेक्सिन है तो इसके एक द्विबंध बना दो, और फिर ये हाइड्रोजन इसके चारों ओर लगानी है। अब इसी प्रकार अगर n बराबर 7, n बराबर 7 मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 7 हो तो क्या बन जाएगा, C7S14 बन जाएगा, और C7S14 से 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और पीछे कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन तो इन लगा देंगे, तो ये रासायनिक नाम हो जाएगा हेप्टीन। और इसकी संरचना 7 कार्बन बना दो और एक द्विबंध बना दो, द्विबंध द्वारा बना दो कार्बन, और बाकी सभी कार्बन सिंगल बंध द्वारा बना दो, और इसमें इसके चारों हाइड्रोजन लगा दो। इसी प्रकार n बराबर 8 लेंगे तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका C8 और S16, इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 को ऑप्ट बोलते हैं, और कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन डबल है तो पीछे इन लगा दो तो ऑप्टीन, तो 8 को ये ऑप्टीन बन जाएगा। ऑप्टीन की सामान्य संरचना ये वाली हो जाएगी। अब ये अपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा था कि 2 प्रकार का होता है, कौन से, एल्किन और एल्काइन। तो अब तक अपने एल्किन पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n-2, और इसमें क्या होगा, एक कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाएगा, मतलब 2 कार्बन होंगे, इसमें एक आपका त्रिबंध पाया जाएगा। उसमें एल्किन में क्या था, एक द्विबंध था, और एल्काइन में तो सारे के सारे सिंगल बंध ही थे। तो इसमें क्या करना है, आपको एक त्रिबंध लगाना है और बाकी सारे के सारे सिंगल बंध होंगे इसमें भी। अब तो स्टार्ट करते हैं n बराबर 2 से। n बराबर 2 का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो CnH2n-2 एल्काइन का ये सामान्य सूत्र है। अब n की जगह 2 रखोगे तो C2 और S 2 गुणा 2 4 -2, तो C2H2 क्या हो गया, 2 कार्बन को बोलते हैं अपन एथ, मैथ बाद एथ आता 2 कार्बन को, तो और पीछे अगर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन को दुगुना करो तो दुगुना होता है 4, उनमें से -2 घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन को दुगुना करो तो 2 दूनी 4, उनमें से -2 करो, तो ये चीज आ रही है, तो उसके पीछे आइन लगेगा, मतलब एल्काइन सीरीज का है तो ये बन जाएगा एथ प्लस आइन एथाइन, तो C2H2 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एथाइन। और एथाइन की सामान्य संरचना क्या हो जाएगी, अपन को देखो कार्बन की संख्या 2 है, और अपन ने बताया था कि एक इसका त्रिबंध लगाएंगे, तो एक तो इसका त्रिबंध लगा दिया, और बाकी आप 2 हाइड्रोजन है तो दोनों और एक हाइड्रोजन दे दो, तो आप देख लो, तो अब कार्बन की संयोजकता 4 है तो इसके 4 बंध बन गए, 3 ये और चौथा है। इसी प्रकार इस कार्बन के भी 4 बंध बन गए। अब एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने क्या करना है, कार्बन के चारों ओर तो अपन को जो इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं वो क्रॉस द्वारा ही लगाना है,
लेकिन त्रिबंध है तो दोनों कार्बन को 3-3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3-3 त्रिबंध के कारण दोनों कार्बन को 3-3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन और कार्बन वाले बंध से इस कार्बन के पास आ गया, और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन बिंदु से दर्शा देंगे, क्योंकि अपन को पता है कि हर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पढ़ते हैं n बराबर 3, n बराबर 3 CnH2n-2, क्योंकि अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, एल्काइन पढ़ रहे हैं, और इसमें दिया तो n बराबर 3 रखते ही आपका आ गया C3H4, मतलब कार्बन 3, तो 3 का दुगुना के हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, लेकिन उसमें से 2 कम है, तो अपन को पता आइन सीरीज आ गई, और तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और उसके पीछे लगाएंगे आइन, तो इसको बोलते हैं प्रोपाइन। तो C3H4 का रासायनिक नाम हो गया प्रोपाइन, और इसकी सामान्य संरचना कैसे बनेगी, 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन बना दो, और फिर एक कार्बन के बीच में अपन को 3 बंध हो गए, चौथा बंध हाइड्रोजन द्वारा 1 बना दो, और इसमें देखो इस कार्बन के पास में 1 2 3 और 1 4 बंध हो गए, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के एक भी लगाने की जरूरत नहीं है, इस कार्बन के देखो एक बंध ये हो गया, 3 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है। अब प्रोपाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु सिस्टम बनाने कैसे बना हुए, जैसे सब में बनाते आए कि कार्बन ये त्रिबंध है, तो एक बंध का मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन, तो ये त्रिबंध है तो दोनों कार्बन को 3-3 इलेक्ट्रॉन दे दो, और इसके बाद में ये सिंगल बंध है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक कार्बन के पास वाला क्रॉस से और हाइड्रोजन के पास वाला बिंदु वाला, इसी प्रकार इनमें भी करना, और इसकी प्रोपाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। इस प्रकार n बराबर 4 रखो तो क्या हुआ, n बराबर 4 का मतलब है कि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। अब कार्बन परमाणु की संख्या 4 का मतलब ये होगा इसमें CnH2n-2 में रखो, क्योंकि एल्काइन पढ़े, एल्काइन को सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब क्या हुआ C4 और H6, अब C4 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकालो तो 6, तो अपन को पता है कि ये एल्काइन सीरीज का, एल्काइन सीरीज में पीछे क्या लगता है, आइन लगता है, और C4 का मतलब है तो ब्यूट, तो ब्यूट प्लस आइन, तो C4H6 का रासायनिक नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन की सामान्य संरचना क्या होगा, तो सबसे पहले 4 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिया, और अपन को पता है कि ब्यूटाइन है तो सिर्फ एक त्रिबंध आएगा, एक त्रिबंध बना दिया, और बाकी सारे के सारे सिंगल बंध बना दिए। और अब इसमें क्या करना है, इस कार्बन के 3 बंध है और चौथा हाइड्रोजन द्वारा बना दो, इस कार्बन के 3 और 1 4 बंध हो गए, तो हाइड्रोजन 1 भी लगाने की जरूरत नहीं, इस या 2 तो कार्बन के बंध हो गए और 2 हाइड्रोजन लगा, इस कार्बन के एक तो कार्बन कार्बन के बीच वाला बंध हो गया, 3 हाइड्रोजन लगा, तो ये संरचना अपने आप बन गई। इसी प्रकार n बराबर 5 रखते हैं, n बराबर 5 का मतलब ये है कि कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, तो इसकी CnH2n-2 में रखोगे C5H8 बन गया, तो C5H8 का मतलब ये होता है 5 दूनी 10, अगर 10 हाइड्रोजन होते तो वो हो जाता अपना एल्किन सीरीज का, लेकिन 10 नहीं है, उससे 2 कम है, तो क्या बन जाएगा एल्काइन सीरीज का। एल्काइन सीरीज का मतलब है इसके पीछे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, तो C5 का मतलब होता है पेंट, पेंट के पीछे आइन लगाओगे तो पेंटाइन बन जाएगा, तो C5H8 का जो रासायनिक नाम है वो आपका पेंटाइन है। पेंटाइन की सामान्य संरचना कैसे बनाओगे, सबसे पहले 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना दिए, और आइन है तो अपन एक त्रिबंध बना दो, एक त्रिबंध बना दिया, और बाकी सारे के सारे सिंगल बंध है, और इसके भी हाइड्रोजन लगा दो, जो ऐसे हमेशा लगाते हैं। इसी प्रकार n बराबर 6 हो तो क्या होगा, तो C6H10 बनेगा, और C6H10 का C का मतलब क्या होता है, हेक्स होता है, और देखो कार्बन के गुण हाइड्रोजन से 2 कम है तो आइन लगा दो, हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, तो C6H10 का रासायनिक नाम हेक्साइन हो जाएगा, और हेक्साइन की ये सामान्य संरचना ऐसे बनाए, सबसे पहले 6 कार्बन बना दो, और एक आपका त्रिबंध बनाना है, बाकी सारे के सारे सिंगल बंध बनाने। इसी प्रकार n बराबर 7 हो तो क्या बन जाएगा, C7H12, और C7H12 का रासायनिक नाम हो जाएगा हेप प्लस आइन, मतलब हेप्टाइन, और हेप्टाइन की सामान्य संरचना ये हो जाएगी। क्या करना है, 7 कार्बन बना दो और एक द्विबंध बनाना है, बाकी सारे के सारे इसमें सिंगल बंध बनाना है। तो आपको ये कैसे लगेगा पता कि इसके पीछे आइन लगाना है, ई लगाना है या एन लगाना, तो ये आपको पता चलेगा कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, अगर दुगुने से भी 2 अधिक है तो एन लगाना है, सिर्फ कार्बन से सीधा दुगुना हाइड्रोजन है तो आपका इन लगाना है, और अगर दुगुने से कार्बन के दुगुने हाइड्रोजन से 2 कम है, जैसे 7 दूनी 14 होती है, 14 से 2 कम है तो कितने हुए 12 है, तो इसके पीछे आइन लगाना, तो है प्लस आइन हेप्टाइन। और ये तो याद करना कि 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्टेट, ये तो याद करना। फिर इसके पीछे क्या करना है, एन इन और आइन लगाना है, ये सारे के सारे बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। इसी प्रकार n बराबर 8 हो तो C8H14, और इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट प्लस आइन मतलब ऑक्टाइन। अब देखो ये तो आपने पढ़ लिया, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बनने वाली श्रृंखलाएं, तो एल्किन में अपने कौन सी श्रृंखला बनी थी, अपने पीछे पढ़ लिया था कि एक तो सीधी श्रृंखला बनी थी, तो सीधी श्रृंखला जैसे उदाहरण ले लेते हैं ब्यूटेन, इसी प्रकार जैसे एथेन भी हो गया, प्रोपेन भी हो गया, पेंटेन भी हो गया, लेकिन अपन उदाहरण ले ले ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने हुए, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब 4 कार्बन और सिंगल बंध से सारे के सारे जुड़े हुए होंगे,
तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो गए और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, सीधी श्रृंखला ऐसे बन गई। अपन किसकी बना रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन की ही बना रहे हैं। अब एल्केन में दूसरी श्रृंखला शाखीय श्रृंखला भी हो गई, हो सकती है, तो शाखीय श्रृंखला में क्या ये ब्यूटेन का ही लेते हैं। तो ब्यूटेन में शाखीय मतलब शाखा के रूप में कार्बन जुड़े होते हैं, 1 2 3 और 4, तो इस कार्बन से 2 कार्बन शाखा के रूप में जोड़ दिए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई अपन ये तो कार्बन लिखा है, अगर कार्बन की जो सारे बाकी वाले बंध किससे पूर्ति करें, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से बंधों की पूर्ति भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इस कार्बन का एक बंध है तो हाइड्रोजन लगा दो, अब इस कार्बन के 1 2 3 तो कार्बन बंद हो गए तो एक हाइड्रोजन लगा दो, बाकी वाले इस कार्बन के एक बंध कार्बन के बीच में तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। सिमिलरली इसमें भी वही करना है। अब देखो ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेन की दूसरी संरचना ऐसे भी बन सकती है। इसमें तो देखो इस कार्बन पर अपन ने 2 कार्बन लगे थे, इसमें क्या करते हैं, बीच वाले कार्बन पे एक और कार्बन लगा दो, तो इसकी शाखा ऐसे भी बन सकती है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बनने वाली श्रृंखला है। श्रृंखला में सबसे पहले पढ़ी सीधी श्रृंखला, दूसरी पढ़ी शाखित यानी शाखा के रूप में भी ये बन सकती है, तीसरी बनते हैं वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला भी बन सकती है अपन की किसमें, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये पढ़ रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब एल्केन सीरीज का ये है। तो अब साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र होना चाहिए C6S14, क्योंकि डबल से 2 अधिक होता है, क्योंकि एन में कार्बन की दुगुनी संख्या से भी 2 हाइड्रोजन अधिक होते हैं। लेकिन अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसके आगे देखो साइक्लो है, तो साइक्लो आने का मतलब ये होता है कि आपको 2 हाइड्रोजन वापस कम कर दो। वैसे होता तो हेक्सेन का C6S14 है, लेकिन आगे साइक्लो लगते ही C6S12 आएगा, क्योंकि ये साइक्लो मतलब साइकिल के रूप में इसका बंध बनेंगे। लेकिन सारे के सारे अब एन है तो क्या है, सारे के सारे सिंगल बंध होंगे, तो सारे के सारे कार्बन सिंगल बंध से द्वारा जुड़े होंगे। और अब इसमें एक हरे कार्बन 2 कार्बन बंध से जुड़े होगा, फिर 2 इसके हाइड्रोजन लगा, तो ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेन। और ये आया था आपके आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2017 में कि C6S12 की श्रृंखला बनाओ, तो श्रृंखला ऐसे बनाई। साइक्लो मतलब साइकिल के रूप में सारे के सारे 6 कार्बन व्यवस्थित होंगे, और हर एक कार्बन हेक्सेन मतलब एन वाली सीरीज है, एल्केन वाली है, तो सारे के सारे कार्बन सिंगल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसके चारों अपने कार्बन लगाने। तो साइक्लोहेक्सेन में एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध मतलब देख लो सभी कार्बन के बीच में एकल बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन में कुल आबंधों यानी बंधों की संख्या कितनी, 18 गिन लेना, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 तो कार्बन के बीच हो गया, फिर हर एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन बंध भी है, तो ये इससे कुल बंधों की संख्या आबंधों की संख्या 18 है। इसी प्रकार अगर साइक्लोब्यूटेन की संरचना बनानी, क्या बनाना, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब हाइड्रोजन क्या होते हैं, जैसे ब्यूटेन का तो होता है C4H10, क्योंकि कार्बन की दुगुनी संख्या से भी 2 हाइड्रोजन अधिक होते हैं, यानी C4H10 होना है ब्यूटेन का। लेकिन साइक्लो आ गया तो वापस 2 कम कर दो, तो C4H8 क्या हो गया, ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला। अब इसमें साइक्लो मतलब इसमें 4 कार्बन साइकिल के रूप में लिख दो और उसको आपस में जोड़ दो, और फिर जितने कम पड़े उसको हाइड्रोजन बंध द्वारा कार्बन के 4 बंधों की पूर्ति कर दो। तो ये बन गया अपना साइक्लोब्यूटेन का संरचना, साइक्लोब्यूटेन की संरचना बन गई। अब साइक्लोब्यूटेन में भी देखो कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बंध ही यानी एकल बंध है, और इसमें कुल बंधों की संख्या इसमें कितनी है, साइक्लोब्यूटेन में 12। अब देखो ये तो पढ़ लिया अपने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बनने वाली श्रृंखला, तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला, उसके बाद में शाखित यानी शाखा के रूप में श्रृंखला, उसके बाद में वलय के रूप में भी श्रृंखला बना दी, जिसने अपने साइक्लोहेक्सेन देख लिया, और उसके बाद में अपने साइक्लोब्यूटेन दे दिया। क्योंकि भाई एन है तो एल्केन में होता तो कार्बन की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन +2 होता मतलब, लेकिन इसमें क्या है साइक्लो लगा दिए तो सिर्फ दुगुना ही करना, मतलब 2 उसमें कम कर देंगे। अब पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बनने वाली श्रृंखला। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से आते हैं, एल्किन और एल्काइन आते हैं, तो ये भी एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, सीधी श्रृंखला, ब्यूटेन बना दो, ब्यूटेन। अब इसमें सबसे पहले अपन किसमें देखें, एल्किन की देख लें, ब्यूटेन इन, तो इन मतलब एल्किन आया, एल्किन में देख लो क्या करते हैं, एक द्विबंध बनाते हैं, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन लिख दो और इसके बीच में एक द्विबंध बना दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो अपन कार्बन लिखा और हाइड्रोजन द्वारा इसकी जो बंधों की संख्या है वो आप बंधों की संख्या भी पूर्ति कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बंध द्विबंध बनाना, क्योंकि इन में एक द्विबंध होता है और आइन में एक त्रिबंध होता है। अभी जैसे ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में कार्बन सबसे पहले 4 कार्बन बना दो और एक आपको क्या बनाओ, एक त्रिबंध बना दो, ब्यूटेन है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ब्यूटेन है और ये ब्यूटेन है, अगर हिंदी में नाम देते तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, कार्बन की संख्या से डबल अगर हाइड्रोजन की संख्या तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और अगर कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन की संख्या -2 है तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइन, मतलब 4 कार्बन ब्यूट थे और पीछे आइन लग जाएगा। अब शाखा श्रृंखला भी मतलब शाखा के रूप में भी हो सकता है, तो ब्यूटेन की शाखा कैसे बनेगी, वही C4H8, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन और एक इसमें द्विबंध है और एक कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं।
तो इस शाखा के रूप में भी ऐसे हो सकता है। इसी प्रकार पेंटाइन में भी हो सकती है शाखा। देख लो, ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन इस शाखा के द्वारा यहाँ जोड़ दो। फिर ये यहाँ पर यहाँ तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 और 4 बंद हो गए इस कार्बन, और एक कार्बन के 4 बंद से ज्यादा लगा नहीं सकते, नहीं तो फिर अपन यहाँ जोड़ते तो क्या हो जाएगा, सीधी शाखा हो जाती, तो ये जुड़ेगा, ये बन गया आपके पेंटाइन। अब वलय श्रृंखला भी बन सकती है, और वलय श्रृंखला में सबसे ये इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें कितने देखो कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और हाइड्रोजन भी कितने 6 कार्बन। तो ये क्या बन गया C6H6, और C6H6 को अपन बोलते हैं बेंजीन। ये देखो, हर एक द्विबंध फिर सिंगल बंध, फिर द्विबंध सिंगल बंध, द्विबंध सिंगल बंध, ये अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ये तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये बेंजीन का याद कर लेना है। अब इसके यहाँ तक आज पढ़ लिया, इसके बाद में अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन कार्बन यौगिकों का नामकरण। अभी अपने नाम सीखा ना, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, या फिर मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, या फिर अपन एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। अब इसको भी और बड़े ढंग से सीखेंगे, मतलब आज तो थोड़ा बहुत याद किया, अगले लेक्चर में और भी कुछ नहीं याद करेंगे, इस ढंग से याद कर लेंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें नाम और भी याद करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो नामकरण की एक विधि होगी, उस विधि से अपन याद करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में ये पढ़ लिया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा बनने वाली श्रृंखला असंतृप्त में कौन सी आती है, एल्किन और एल्काइन, और संतृप्त में कौन सी आती है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइन। तो ये सीधी श्रृंखला भी बनाते हैं, शाखा के रूप में बनाते हैं, और वलय के रूप में भी बनाते हैं। और उससे ऊपर अपने आज क्या सबसे पहले नामकरण सीखा है, ये एन का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, 1 2 3 4 5 6 रख के देख लिया सभी में, और कब एन लगेगा, कब इन लगेगा और कब आइन लगेगा। तो एन तभी लगेगा जब कार्बन परमाणु की संख्या से डबल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +2 है, तो एन लगेगा पीछे। अगर कार्बन परमाणु की ठीक डबल हाइड्रोजन है तो पीछे क्या लगेगा, इन लगेगा। अगर कार्बन परमाणु से डबल हाइड्रोजन परमाणु -2 है तो क्या लगेगा, आइन लगेगा पीछे। और एक कार्बन है तो अपन क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को एक्स और 7 को एफ, 8 को ऑफ। लेकिन आपको 6 तो याद करना है, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट और एक्स, इसी प्रकार याद करना है। मतलब ये मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट और एक्स, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसके सामान्य सूत्र हो गए, और ये ऐसे नाम याद हो गए। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रेप बोल दो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो एक्स, इसी प्रकार। ठीक, और कब एन लगाना, कब इन लगाना और कब आइन पीछे लगाना। तो आज के अंक में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उसको भी मतलब उसमें भी बहुत बड़े बड़े चीजें आने वाले, तो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट तक।